गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में ऊतक पाठ पढ़ रहे थे और हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ा था हम लोगों ने कि जंतु ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक के प्रकार क्या होते हैं। पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था एपिथीलियम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, यानी इन्हें कहते कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक एक विशेष प्रकार का बहुआयामी कार्य क्षेत्र वाला ऊतक है। यानी संयोजी ऊतक में बहुत सारे ऐसे ऊतक आ जाते हैं जिन्हें हम लोग जिनका जो कार्य होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, जो विभिन्न अंगों व ऊतकों को आपस में जोड़े रखने का व पैकेजिंग का काम करता है। यानी कि एक साथ जो है ये ऊतक जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का अर्थ ही होता है बच्चों एक दूसरे को जोड़ के रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ऊतक। अब ऊतक की विशेषता क्या है? तो संयोजी ऊतक की विशेषता है बच्चों, पहली विशेषता है कि संयोजी ऊतक की कोशिकाएं अंतराकोशिकीय या मैट्रिक्स की उपस्थिति के कारण एक दूसरे से पृथक रहती है। यानी कि जो संयोजी ऊतक होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनके बीच में मैट्रिक उपस्थित होता है और ये क्या करता है कि कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग रखता है। दूसरे शब्दों में संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के बीच बड़ी मात्रा में अंतराकोशिकीय पदार्थ यानी मैट्रिक्स पाया जाता है। यानी कि दो कोशिका हैं, दो कोशिकाओं के बीच में एक तरल पदार्थ होता है और जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। दूसरा है बच्चों, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जो संयोजी ऊतक होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जिंदा होती हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स होता है वो अजैविक पदार्थ से बना होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतकों के कार्यानुसार यह मैट्रिक्स जेली की तरह, अर्ध तरल, द्रव्य की तरह तरल, विरल, सघन लीची या सघन कठोर ठोस के रूप में हो सकती है। अर्थात आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती है। यानी जो संयोजी ऊतक होता है उनके जो कार्य हैं, ठीक है, और जो उनका काम है उसके अनुसार जो उनके बीच में जो मैट्रिक उपस्थित होता है, या तो वो जेली की तरह अर्ध तरल होगा, या द्रव्य की तरह तरल यानी पानी जैसा होगा, या विरल होगा, या सघन लचीली या सघन कठोर ठोस के रूप में हो सकती है। यानी कि जो बीच में जो मैट्रिक्स होगा वो तीनों चारों अवस्थाओं में उपस्थित होगा। अर्थात आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती है। यानी जो ऊतक हैं इनकी प्रकृति बदल जाएगी उनके कार्य के अनुसार। संयोजी ऊतक में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। जो संयोजी ऊतक होता है उनके बीच में रक्त वाहिकाएं यानी जो नलियां हैं वो पाई जाएंगी, जिसके बीच में से जो रक्त है वो प्रभावित होता है। अब देखते हैं बच्चों संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार होने के कारण उनके कार्यों की सूची भी विस्तृत है। यानी कि संयोजी ऊतक को जो आप टाइप्स देखेंगे, यानी कि जो प्रकार देखेंगे वो बहुत बहुत सारे हैं और उसी हिसाब से उनके जो कार्य भी बनाए गए हैं या उनके कार्य हैं। संयोजी ऊतक के सामान्य मुख्य कार्य हैं बच्चों, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य हैं जो संयोजी ऊतक करता है वो है शरीर के अंगों व ऊतकों को आपस में जोड़ना है। यानी कि संयोजी का अर्थ है कि दो अंगों को आपस में जोड़ता है। एक अन्य कार्य है अंगों व ऊतकों के बीच पैकेजिंग करना या सहारा देना है। दो अंग हैं या ऊतक हैं, उनके बीच में पैकेजिंग कर देता है, यानी कि दोनों को जोड़ के रखता है, उसे सहारा देता है। उदाहरण के लिए रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पैकेजिंग, एपिथीलियम ऊतक व पेशी ऊतक के बीच में पैकेजिंग बनाना है। अस्थि व कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट बोन्स होती है। जैसे आपने अपनी नाक की हड्डी देखी है, वो लचीली होती है, तो ये क्या है? ये कार्टिलेज है। आपने अपने कान के ऊपर के हिस्से को देखा, पकड़ के देखा हो तो वो मुड़ जाता है, तो ये क्या है बच्चों? ये कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो अस्थि जो होती हैं बच्चों ये हार्ड होती हैं जैसे आपकी हड्डियाँ, ठीक है। तो अस्थि व कार्टिलेज के रूप में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, गति व चालन संभव बनाता है। यानी अस्थियां और कार्टिलेज की मदद से क्या करता है, जो जंतु होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता प्रदान करता है। रक्त के रूप में गैसों व पदार्थों का परिवहन करता है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू रक्त के रूप में उपस्थित होता है ये क्या करता है, ये गैसों तथा पदार्थ जो भी हमारे शरीर में उपस्थित हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करता है, तथा शरीर का निश्चित ताप बनाए रखना है।
और शरीर को जो टेम्परेचर है बॉडी का ये मेंटेन करके रखना है। वसीय ऊतक के रूप में वसा का संग्रह करना है। त्वचा के नीचे तापरोधी परत बनाकर शरीर को ऊष्मा हानि से पहुंचाना है, यानी जो हमारी चमड़ी है उसके नीचे ये उपस्थित रहते हैं वसीय ऊतक के रूप में। ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर का जो तापमान है इसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये तो था बच्चों संयोजी ऊतक के कार्य। अब देखेंगे संयोजी ऊतक के प्रकार क्या हैं। तो संयोजी ऊतक जो है प्रत्येक प्रकार के संयोजी ऊतक में कोशिकाएं भी कुछ भिन्न प्रकार की होती हैं। मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है संवहनी ऊतक या तरल ऊतक। दूसरा है एरियोरल यानी संयोजी ऊतक, यानी इसे विरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तीसरा है सघन संयोजी ऊतक। चौथा है वसीय ऊतक। पांचवा है कंकालीय ऊतक। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि संवहनी ऊतक क्या है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू या फ्लूइड टिश्यू क्या कहते हैं। तो बच्चों रक्त व लिम्फ शरीर के संवहनी ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। यानी हमारे शरीर में जो संवहनी ऊतक है, संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो क्या कहते हैं पदार्थ होते हैं, या आप कहेंगे टिश्यूज़ होते हैं, तो उनको कहेंगे आप रक्त या लिम्फ होते हैं। ठीक, और जो संवहनी ऊतक हैं ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे रक्त व लिम्फ। इनकी आधात्री तरल होने के कारण यह तरल ऊतक भी कहलाते हैं। यानी कि जो इनकी जो अवस्था होती है बच्चों ये तरल होती है, इसीलिए इन्हें तरल ऊतक भी कहते हैं। इन ऊतकों का बड़ा भाग तरल मैट्रिक्स से बना होता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। और इन जो तरल ऊतक हैं इनके बड़े भाग में इनका जो बड़ा भाग होता है, जो मैक्सिमम पार्ट होता है इनका, ये मैट्रिक्स से बना होता है, जिसमें जो है कोशिकाएं जो हैं वो रहती हैं, यानी निलंबित यानी कि तैरती हैं। इनकी मैट्रिक्स में तंतु यानी फाइबर अनुपस्थित होते हैं, यानी फाइबर्स नहीं होंगे। संवहनी ऊतक में मैट्रिक्स का निर्माण इनकी कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, और जो संवहनी ऊतक हैं इनमें जो मैट्रिक्स का निर्माण होगा इनकी कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। तो अभी संवहनी ऊतक में सबसे पहला जो है वो रक्त देख लेते हैं। तो रक्त मुख्य प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन बनता है कि एक संयोजी तरल ऊतक का नाम बताएं, तो आप लिखोगे रक्त। ये ऊतक प्रमुखतः दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, जलीय तरल जो प्लाज्मा कहलाता है तथा निलंबित कोशिकाएं। जो रक्त होता है बच्चों दो प्रकार की चीज़ों से बनता है, एक तो प्लाज्मा होगा और दूसरा होगा जो कोशिकाएं हैं उसमें। ठीक है, अब पहले देखते हैं प्लाज्मा। तो रक्त की मैट्रिक्स जलीय तरल के रूप में होती है, यानी कि जो उनका जो मैट्रिक होगा एकदम पानी जैसा होगा, तथा प्लाज्मा कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही बच्चों रक्त कणिकाएं जो हैं उपस्थित होती हैं। ये बहुत हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है, जिसमें लगभग 92% से ले जल व 8% घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो जल की मात्रा होगी बच्चों वो सब 92% होगी। इन पदार्थों में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होते हैं। प्रमुख कार्बनिक पदार्थ हैं बच्चों प्रोटीन जैसे ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है आदि, तथा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, हार्मोन्स आदि। ये सारे जो हैं इनमें कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों में जैसे क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम है आदि जैसे जो है वो आयन सम्मिलित होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये सारे किसमें उपस्थित होंगे? प्लाज्मा में। अब देखते हैं दूसरा अवयव है बच्चों रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं में सबसे पहला कणिका है लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। आप आरबीसी नहीं लिखेंगे, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है, लेकिन जो सही है पूरा नाम वो है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो आप कभी भी जब भी लिखेंगे आरबीसी का पूरा नाम तो आप लिखेंगे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं छोटी मोटी उभयावतल यानी बाइकॉनकेव तश्तरी जैसी
कोशिकाएं होती हैं। जो बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये छोटी होती हैं, गोल होती हैं और उभयतल होती हैं, यानी कि दोनों ओर इनके जो है गड्ढे होते हैं, तश्तरी की तरह होती हैं। जैसे आपने बालूशाही देखी उसमें गड्ढे होते हैं, उसी तरीके से दोनों ओर गड्ढे होते हैं। स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक व अन्य कोशिकांगों का अभाव होता है। जो स्तनधारी हैं उनमें जो मैच्योर्ड आरबीसी हो जाती है, यानी कि जो बड़ी आरबीसी हो जाती हैं, उनके बीच में कोशिकाएं नहीं केंद्रक नहीं होती हैं और कोशिकांग भी नहीं होते हैं। इसके फलस्वरूप उनका अधिकांश भाग जो है ऑक्सीजन वहन वाहक लाल रंग की परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन से भरा होता है, और जो ज़्यादातर जो उसका जो भाग है आरबीसी का, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन से भरा होगा। ये कोशिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के परिवहन में भाग लेती हैं। यानी जो आरबीसीज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं तथा ऑक्सीजन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं आरबीसी से संबंधित। स्वस्थ मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। यानी अगर हम लोग 1 घन मिलीमीटर लें मनुष्य के रक्त का, तो उसमें जो है जो संख्या होगी आरबीसी की वो 50 से 55 आरबीसी 50 से 55 लाख आरबीसी होंगे। तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है, यानी इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और हीमोग्लोबिन की बंधुता की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक, यानी कि अगर एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है, दूसरी जगह ऑक्सीजन है, तो ये जो आरबीसी होगा ये बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जा करके जल्दी चिपक जाता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें कभी भी धुएं वगैरह में नहीं रहना चाहिए। क्यों? सबसे ज़्यादा तो जो ये आरबीसी हैं ये उसके संपर्क में आकर के कुछ हानिकारक पदार्थ आपके शरीर में बनाते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इनको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाता है जो अमीबाव गति में सक्षम होती है, यानी कि इनकी जो चलने की जो शक्ति है, ये अमीबा एक जंतु है, एक कोशिकीय जीव है जिसके तरह से ये चलता है। इनकी संख्या मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में 6000 से 11000 तक होती है। ये शरीर के सिपाही कही जाती हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो हैं शरीर के सिपाही हैं, क्योंकि ये शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। यानी हमारे शरीर की जो रक्षा कौन करेगा? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स करते हैं। ये रोगाणु भक्षण व एंटीबॉडी के निर्माण द्वारा शरीर की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? रोगाणु भक्षण करते हैं, यानी हमारे शरीर में अगर कोई भी रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो उसको ये खा जाते हैं तथा ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इनके दो प्रमुख प्रकार कणिका में श्वेत रुधिर कणिका यानी ग्रेन्युलोसाइट्स तथा कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी एग्रेन्युलोसाइट्स, 2 प्रकार की आरबीसीज होती हैं। ठीक, तो कणिका में कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि जो कणिका में कोशिकाएं हैं उनके जो टाइप्स या प्रकार हैं वो हैं बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तथा यूसिनोफिल। और कणिका विहीन कोशिकाओं के प्रकार हैं लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। अब रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स देख लेते हैं। आप लोग ब्लड प्लेटलेट्स के शब्द से भली भांति परिचित होंगे। जब कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति का मलेरिया या डेंगू हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, तो यही वो बच्चों प्लेटलेट्स हैं। ये पूर्ण विकसित कोशिका न होकर उनके भाग या खंडों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्रक विहीन यह अंश रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। यानी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये क्या हैं? इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है तथा ये थक्का जो हमारे अंदर कभी चोट लग जाती है शरीर में, तो जो थक्का बनाते हैं वो इन्हीं का कार्य है। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, यानी कि इतनी नॉर्मल व्यक्ति में होनी चाहिए। देखिए ये चित्र है रुधिर की संरचना। न्यूट्रोफिल है नंबर ए,
नंबर बी है इसिनोफिल है, नंबर सी है बेसोफिल है, नंबर डी है लिम्फोसाइट है, नंबर ई है मोनोसाइट है और रुधिर प्लेटलेट्स तथा लाल रुधिर कणिकाएं हैं। जो एफ है बच्चों ये हैं रुधिर प्लेटलेट्स। इसी शेप में आपके शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं ये पाई जाती हैं तथा जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये जी में प्रदर्शित हुई हैं। अब देखते हैं बच्चों कि रक्त का कार्य क्या है। तो प्रमुख कार्य है कि रक्त का प्रमुख कार्य है श्वसनीय गैसों का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना। रक्त पाचन के अंतिम उत्पाद अर्थात पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया व हार्मोन आदि का भी परिवहन करता है। रक्त शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक है, यानी कि जो हमारा शरीर है इसको रोग से बचाने के लिए किसका प्रमुख कार्य है, ये है रक्त का। ये शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में भी सहायक है तथा ऊष्मा का समान वितरण करता है। रक्त प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में सहायता करती है, अतः अत्यधिक रक्त स्राव से बचाती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में कभी चोट लग जाती है तो जो रक्त का थक्का बनता है ये रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट इसका कार्य है ये शरीर में जल व लवण संतुलन पीएच नियमन में भी सहायक होता है, यानी हमारे शरीर में जो जल का संतुलन है या लवण का संतुलन है इसको या पीएच का संतुलन है ये रक्त का ही कार्य है। अब देखेंगे बच्चों लिम्फ क्या है। तो लिम्फ भी रक्त की ही समान एक तरल ऊतक है। जो लिम्फ है बच्चों जैसे रक्त होता है उसी तरीके से लिम्फ होते हैं। रक्त के विपरीत लिम्फ रंगहीन व हल्के पीले रंग का होता है। रक्त कैसा होता है, लाल होता है। लिम्फ कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। क्यों इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। लिम्फ में लिम्फोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त में द्विदिशीय प्रभाव के विपरीत लिम्फ का प्रभाव केवल एक दिशा में होता है। जो रक्त होता है बच्चों सभी दिशाओं में प्रभावित करता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो केवल एक दिशा में ही प्रवाह होता है, अर्थात शरीर के भागों से हृदय की ओर जाता है। लिम्फ वास्तव में रक्त व ऊतक कोशिकाओं के बीच होने वाले विनिमय में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके अलावा प्लाज्मा तथा श्वेत रक्त कणिका ही होते हैं। लिम्फ का निर्माण रक्त कोशिकाओं से प्लाज्मा के छन कर ऊतकों के बीच आ जाने से होता है। रक्त की भांति लिम्फ भी शरीर की रोगों से रक्षा करता है। जैसे रक्त करता है रोगों से रक्षा, उसी तरीके से लिम्फ भी करता है। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हुई हो या समझ नहीं आ रहा हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।